हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो के अनुसार आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस की मीनिंग्स, डेफिनेशंस, वर्क्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। रिसर्च के क्षेत्र में प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन और स्टेटमेंट के बाद हाइपोथेसिस को बनाया जाता है, जिसके अभाव में साइंटिफिक स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है। 1964 में कर्लिंगर ने भी ये बताया है कि यह केवल अन्वेषणात्मक या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चरों के संबंधों का वर्णन किया जाता है। अन्यथा किसी भी साइंटिफिक स्टडी में हाइपोथेसिस के बिना रिसर्च करना इम्पॉसिबल होता है। कारण रिसर्च प्रॉब्लम का नेचर बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है, जिस कारण रिसर्चर कभी कभी अपने मेन मुद्दे से हट जाता है। इसलिए क्षेत्र को कम करने के लिए हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। अब बात कर लेते हैं डेफिनीशंस की। तो फर्स्टली हम लेते हैं टाउनसेंड की डेफिनीशन, जो कि 1953 में दी थी। अ हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज अ सजेस्टेड आंसर टू अ प्रॉब्लम, अर्थात परिकल्पना समस्या का एक प्रस्तावित उत्तर होता है। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर 1986, a hypothesis is a conjectural statement of the relation between two or more variables. Hypotheses are always in declarative sentence form and they relate either generally or specifically variables to variables. यानी hypothesis एक अनुमानित कथन होता है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के रिलेशन के बारे में, और इसे घोषणात्मक कथन के रूप में लिखा जाता है। यह जनरली सामान्य और विशिष्ट जो संबंध होते हैं वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स उनको बताता है। According to Lundberg in 1957, a hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. In its most elementary stage, the hypothesis may be any hunch, guess, imaginative idea, which becomes the basis for further investigation. अर्थात यह एक प्रकार संभावित सामान्यीकरण होती है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी होती है। इस इनिशियल स्टेज में यह एक आत्म प्रकाशन, अनुमान, कल्पनात्मक विचार, अंतर्दृष्टि कुछ भी हो सकती है, जो अनुसंधान कार्य का एक बेस बन जाती है। फोर्थ डेफिनेशन है सबसे सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त, मैक्यूगन की 1990 में जो इन्होंने दी थी। अ हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, अर्थात दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों के बारे में बनाए गए जो जांचनीय कथन होता है, उसी को हाइपोथेसिस या उपपरिकल्पना या परिकल्पना कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, यानी हाइपोथेसिस को जांचनीय होना चाहिए। इसके लिए साइंटिफिक टेस्ट अपरेटस मौजूद होना चाहिए ताकि इसमें लिए गए चरों को मापा जा सके, अन्यथा यह उपकल्पना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होगी। सेकेंड, इट शुड हैव हार्मोनी विद अदर हाइपोथेसिस। यदि बनाई गई हाइपोथेसिस अन्य परिकल्पनाओं के अनुसार अनुकूल होती है तो यह एक अच्छी परिकल्पना मानी जाती है। जैसे यदि कोई रिसर्चर या हाइपोथेसिस बनाता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज अ ऑब्स्टिकल फॉर लर्निंग प्रोसेस, तो ये बिल्कुल ही विपरीत होगी अन्य हाइपोथेसिस के, बिकॉज एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कभी भी किसी भी चीज़ को सीखने में कभी बाधा नहीं पहुंचाता है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, यानी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसकी जांच कम से कम समय और धन के द्वारा की जा सके और जिससे आंकड़े या डेटा कलेक्शन में भी प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ, इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड फैक्ट्स। कभी कभी रिसर्चर अपने ऐसे इंटरेस्ट के आधार पर हाइपोथेसिस बना देता है जिसका कोई भी थ्योरी और फैक्ट से कोई भी संबंध नहीं होती, अर्थात ये निराधार होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि रिसर्चर यह परिकल्पना बनाता है कि व्यक्ति के रंग के आधार पर, यानी गोरा, काला, सांवला आदि के आधार पर व्यक्तियों में बुद्धि एग्जिस्ट करती है, तो यह बिल्कुल ही निराधार होगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस व्यक्ति के रंग के आधार पर कभी भी निर्धारित नहीं होते। फिफ्थ, इट शुड बी इन जनरल फॉर्म एंड प्रोवाइड मोर एंड मोर डिडक्शन, यानी हाइपोथेसिस का नेचर ना तो बहुत विशेष होना चाहिए और ना ही सामान्य, बल्कि इनके बीच का होना चाहिए, क्योंकि इससे एक ही बार में कई तथ्यों की व्याख्या हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मैक्यूगन इन 1990, इन जनरल द हाइपोथेसिस दैट लीड्स टू द लार्जर नंबर
ऑफ इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस विल बी मोर फ्रूटफुल हाइपोथेसिस। अर्थात वैसी परिकल्पनाएं जिनसे बहुत से महत्वपूर्ण अनुमतियां की जा सकती हैं उन्हें अधिक गुणकारी माना जाता है। 6. इट शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, यानी इसमें कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए और वो जो व्यक्तिगत ना हो, ऐसी हाइपोथेसिस अच्छी मानी जाती है। 7. इक्वल चांसेस ऑफ कन्फर्मेशन एंड रिजेक्शन, अर्थात वह अपकल्पना अधिक अच्छी मानी जाती है जिसके स्वीकृत और अस्वीकृत होने की 50-50% चांसेस होते हैं। ये स्वीकृत और अस्वीकृत कैसे होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। 8th एंड लास्ट, इट शुड बी वेरीफिएबल, मतलब कि वेरीफाइबल होनी चाहिए, इसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, अर्थात उसे कितनी बार भी जांचा जाए उसके परिणाम एक जैसे ही प्राप्त हों। अब हम इसके बात कर लेते हैं वर्क्स की। तो इसमें पहला है इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन डेफिनेट डायरेक्शन, या रिसर्चर को यह बता देती है कि उसे कितना और क्या अध्ययन करना है जिससे उस पर पड़ने वाले निरर्थक प्रभाव कम हो जाते हैं, अर्थात रिसर्चर कभी भी इधर उधर नहीं भटकता है। 2. हेल्पफुल इन डेटा कलेक्शन, रिसर्च में एक निश्चित दिशा ज्ञात हो जाने के बाद उसके आंकड़े इकट्ठे करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अब हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना और कहाँ से डेटा कलेक्शन करना है। 3. एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल्स, इसके द्वारा रिसर्च प्रॉब्लम के चरों और कारकों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। 4. पार्सिमोनियस फॉर टाइम मनी एंड लेबर, निर्धारित क्षेत्रों के कारण डेटा कलेक्शन में समय, धन और परिश्रम की भी बचत होती है। 5. मोटिवेटर फॉर रिसर्च वर्क, परिकल्पना के निर्माण के बाद हमें रिसर्च वर्क करने में यह प्रेरणा देने का काम करती है। 6. टू टेस्ट हाइपोथेसिस, इसके द्वारा विभिन्न सिद्धांतों की जांच आसानी से की जा सकती है। 7. मेक न्यू थ्योरी, तो रिसर्च में पुराने तथ्य और सिद्धांतों की जांच करते समय हमें कई बार नए सिद्धांतों की भी खोज हो जाती है या हम कर लेते हैं, या तथ्य हमें पता चलता है जिससे पूर्व में स्थापित सिद्धांतों से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। 8. टू एक्सप्लोर अ फिनोमेना, किसी घटना विशेष की व्याख्या करने के लिए परिकल्पना का निर्माण इसमें किया जाता है जो उस विषय में एक निश्चित सूचना प्रदान करती है जिसके आधार पर उस तथ्य या घटना की संतोषजनक वर्णन होता है। और यदि परिकल्पना का खंडन हो जाता है तो भी रिसर्चर को इससे दूसरे प्रकार की जानकारी मिलती है, यानी कि अगर हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट है या नॉट सिग्निफिकेंट है, इन दोनों होने पर भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिलती है। इन सब के अलावा परिकल्पना बना के अन्य कार्य जैसे टीचिंग मेथड्स में सुधार किए जा सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने की टेक्निक्स और ट्रीटमेंट खोजे जा सकते हैं, क्रिमिनल्स बिहेवियर में सुधार किया जा सकता है या उसमें रोकथाम की जा सकती है, नई सोशल पॉलिसीज़ की भी घोषणा की जा सकती है जो सबके हित में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोरोना के फैलने पे लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो लागू की गई ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो। तो ये भी एक प्रकार की रिसर्च के बाद ही सामने आया था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद ही कोरोना पे इफ़ेक्ट नहीं डाला जा सकता, तो ये रिसर्च का ही परिणाम है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोथेसिस के टाइप्स की बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।